नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही डार्क, इंटेंस और सच कहूं तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर किसी कहानी के सबसे चुलबुले और इमोशनल किरदार के अंदर से सारी भावनाएं निकाल ली जाएं, उसे बस एक बेजान हथियार बना दिया जाए। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसे ही ऑल्टरनेट कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करेंगे जहां एक हीरो की पूरी पर्सनैलिटी डांजो की खौफनाक रूट ट्रेनिंग की वजह से पूरी तरह बदल चुकी है। मतलब ये जो साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल शिफ्ट है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक गांव के सबसे होनहार हीरो को उसके सबसे अंधेरे साये में ट्रेन किया जाए तो होता क्या है? इसका सबसे परफेक्ट और ब्रूटल जवाब हमें गारा के साथ हुई उस आइकॉनिक फाइट में मिलता है। हम इसी फाइट को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, जहां आमने सामने दो ऐसे किरदार खड़े हैं जिन्हें उनके ही गांव ने लिटरली सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम देखेंगे कि कैसे यादों की सील टूटती है, कैनन और रूट कॉम्बैट में असली फर्क क्या है, एक हथियार की फिलॉसफी क्या होती है, सैंड स्पिरिट पर काबू कैसे पाया जाता है, और फाइनली पास्ट मेंटर्स का सामना कैसे होता है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। भाग 1, टूटी हुई यादें और सील्स। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद इंटेंस साइकोलॉजिकल झटके से होती है। इमेजिन कीजिए, आप बैटलफील्ड के बिल्कुल बीचों बीच हैं और अचानक से आपके दिमाग में दबी हुई यादों का एक भयानक तूफान अनलॉक हो जाता है। होता यह है कि असली और दबाए गए ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा रेला उन फेक मेमोरीज से सीधे टकरा जाता है। एक तरफ है 4 साल की वो क्रूर रूट ट्रेनिंग, डार्क मिशंस और फाइटिंग की असली खौफनाक यादें, और दूसरी तरफ है थर्ड हुकागे और जराया द्वारा दिमाग में प्लांट की गई 4 साल की बिल्कुल फेक हैप्पी एकेडमी मेमोरीज। अब आप ही सोचिए, जब ये दोनों टकराएंगी तो दिमाग का क्या हाल होगा। दर्द इतना भयंकर है कि लगता है सिर ही फट जाएगा। उस पल ये समझ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि असली क्या है और नकली क्या। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है यार, कि किसी ने बहुत बड़ा गेम खेला है। और यहीं से जन्म लेती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट, जिसे हम बाइपोलर मिशन फोकस कह सकते हैं। एक तरफ तो ये कैरेक्टर मिशन के लिए अपनी भावनाओं को बेरहमी से कुचलकर एकदम कोल्ड ब्लडेड किलर बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर का वो पुराना इंसान अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, जो सबकॉन्शियसली अपने साथियों की फिक्र करता है। मतलब फाइट के बीच में अचानक से ये पूछना कि क्या साकुरा सुरक्षित है, ये विरोधाभास इस किरदार को इतना गहरा और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते वो अगला कदम क्या उठाएगा। भाग 2, कैनन बनाम रूट कॉम्बैट। अब यहां से हमें फाइटिंग स्टाइल में एक बहुत ही ड्रास्टिक और सच कहूं तो खतरनाक शिफ्ट देखने को मिलता है। अगर हम ओरिजिनल कैनन कॉम्बैट और रूट कॉम्बैट को कंपेयर करें तो फर्क एकदम रात और दिन का है। जहां ओरिजिनल फाइटिंग स्टाइल में रॉ इमोशंस, टॉक नो जुत्सु और बस धड़ाधड़ शैडो क्लोन स्पैम करना शामिल था, वहीं डैंजो का ट्रेन किया गया ये नया वर्जन एक अलग ही लेवल पर है। ये ब्रूट फोर्स नहीं लगाता, ये वर्जन पूरी तरह से स्पीड, एनालिसिस, जानलेवा ट्रैप्स और एकदम कैलकुलेटेड प्रिसिजन पर काम करता है। मतलब एक एक मूव सोच समझकर। अब आप खुद देखिए कि ये बदलाव कितनी गहराई तक जा चुका है। सास्के को कॉलर से उठाकर ले जाते हुए भी गारा के सैंड शूरिकन्स को बिना किसी दिक्कत के आराम से डॉज किया जा रहा है। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? ऐसा करते हुए भी वो ये शिकायत कर रहा है कि यार पिछले 4 साल से लगातार रामेन खाने की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई है। इमेजिन कीजिए वो कितना रिलैक्स्ड है। उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प है कि वो तुरंत नोटिस कर लेता है कि सास्के 2 चिदोर इस्तेमाल करने के बाद कितना थक चुका है। इतना ही नहीं, पीठ पर एक ऐसी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए हाथ जाना जो वहां है ही नहीं, ये दिखाता है कि केनजुत्सु की ट्रेनिंग उसकी रग रग में बस चुकी है। और ऊपर से गारा को सीधा क्रिटिसाइज करना कि उसने स्किल्स को छोड़कर सिर्फ रॉ पावर पर फोकस किया है, ये एक बिल्कुल नया एटीट्यूड है। ये पूरा टैक्टिकल टेक डाउन किसी मास्टरमाइंड की चाल से कम नहीं है। देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले अलग अलग दिशाओं से आवाज को प्रोजेक्ट करके गारा को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि उसे लोकेशन का पता ही ना चले। फिर ऊपर से एक एरियल विंड स्टाइल असॉल्ट होता है। गारा उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन असली चाल तो कुछ और ही थी। जो कुनाए और शूरिकेन्स गारा के आर्म्स में धंसे थे ना, उनमें एक्सप्लोसिव टैग्स छुपे हुए थे। एक हल्की सी हिसिंग साउंड आती है और बूम, वो डिटोनेट हो जाते हैं और गारा पूरी तरह से आग की चपेट में आ जाता है। यह लीथल इंटेलेक्ट का एक बेजोड़ प्रदर्शन है। भाग 3, एक हथियार की फिलॉसफी। फिजिकल फाइट तो अपनी जगह है, लेकिन इस कॉम्बैट के बाद जो आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है उसे समझना बहुत जरूरी है।
इस कैरेक्टर का नया ईगो और उसकी वो क्लिनिकल से उत्सुकता उसके इन शब्दों में एकदम साफ झलकती है। मैं वो लड़का नहीं हूं जो बस शैडो क्लोन jutsu स्पैम करना जानता है। मैं चाहूं तो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर हरा सकता हूं, लेकिन उसमें मजा कहाँ है यार। यहां तक कि उसके शैडो क्लोन्स भी अब पहले की तरह मस्ती मजाक नहीं करते, वो डरावनी हद तक सीरियस हैं और अपने दुश्मन को बस घूरते रहते हैं। और यही चीज हमें इस नए कैरेक्टर की असली फिलॉसफी बताती है। इसके हिसाब से दूसरों के लिए फाइट करना दुनिया की सबसे स्टूपिड चीज है। फोर्थ होकागे का उदाहरण देकर वो समझाता है कि असली पावर एक कैलकुलेटेड पर्पस से आती है। इस एकदम चिल मोड और इमोशन सप्रेशन के कारण वो खुद को और गारा को महज एक टूटा हुआ टूल या एक बेजान हथियार समझता है। उसके लिए ओरोचिमारू और गारा की हार का इकलौता कारण यही है कि उनका खुद के लिए लड़ना कोई सच्चा पर्पस नहीं है। भाग 4, सैंड स्पिरिट पर काबू। अब हम आते हैं इस बैटल के एकदम क्लाइमैक्स पर, जहां फुल ट्रांसफॉर्म्ड शिकाक्यू का सामना होता है। रोड की ट्रेनिंग ने उसके जुत्सु आर्सेनल को कैसे बदल कर रख दिया है वो यहां देखने लायक है। जब गारा पूरी तरह से शिकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो गामाबुंटा को समन किया जाता है। अब ओरिजिनल स्टोरी होती तो शायद रिक्वेस्ट की जाती, लेकिन यहां जब गामाबुंटा फाइट करने से मना करता है तो उसे सीधे धमकी दी जाती है। फिर डांजो से सीखे गए विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके गामाबुंटा के वाटर स्टाइल अटैक को इस कदर बूस्ट किया जाता है कि शिकागो का अटैक पूरी तरह नलिफाई हो जाता है। और इसके बाद जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। बिना किसी पैनिक के एकदम शांति से माइंडस्केप में जाकर कुरामा यानी नाइनटेल से चाकरा मांगा जाता है, और कुरामा भी जैसे इस पुराने कनेक्शन को मिस कर रहा था। फाइनली उस चाकरा और विंड स्टाइल से अपनी स्पीड बढ़ाकर गारा को एक ऐसा जोरदार पंच मारा जाता है कि पूरा जुत्सु ही टूट जाता है। इस फाइट के बाद का एक डायलॉग सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो गारा से कहता है, तुम भी एक वेपन ही हो, बिल्कुल मेरी तरह, एक ऐसा वेपन जिसे मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूं। ये एक लाइन है ना, उस टिपिकल पावर ऑफ फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कुचल कर रख देती है। मिशन पूरा हुआ, इमोशन स्विच ऑफ किए और वापस अपने चिल मोड में आ गए। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि अब सिर्फ और सिर्फ मिशन ही सबसे ऊपर है। भाग 5, पास्ट मेंटर्स का सामना। चलिए अब देखते हैं कि गांव वापस लौटने के बाद जब अपने पुराने मेंटर से आमना सामना होता है तो क्या होता है। गांव वापसी पर एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। इसकी एसेसिनेशन स्किल्स एक खौफनाक लेवल पर पहुंच चुकी हैं। बेस के अंदर बिना एक भी आहट किए घुसना और चीफ इंटेरोगेटर इबिकी जैसे इंसान तक को भनक ना लगने देना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां तक कि लेजेंडरी सैनिन जुराया भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं जब उन्हें यह सुनने को मिलता है कि अगर मैं एक एसेसिन होता तो आप दोनों अब तक मारे जा चुके होते। अपनी जैकेट का भारीपन हटाकर स्पीड बढ़ाना और सीलिंग जुट्सु के निशानों को लेकर सीधे जिराया को कन्फ्रंट करना, यह सब माहौल में एक ऐसा गजब का तनाव पैदा कर देता है कि आप नजरें नहीं हटा पाते। यहां एक बहुत बड़ी ट्रैजिक आयरनी है। वो अपने ही मेंटर्स पर सीधा इल्जाम लगाता है। वो एकदम साफ कर देता है कि अगर वो 4 साल की मेमोरी सील नहीं लगाई गई होती तो ओरोचिमारू के इस इन्वेजन को बहुत पहले ही भांप लिया गया होता। उसके अंदर एक बहुत गहरा गिल्ट और गुस्सा है कि उस सील के अंधेपन के कारण ही वो थर्ड होकागे की जान नहीं बचा सका। ये एक ऐसा इल्जाम है जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को लिटरली तोड़कर रख देता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब सारी यादें वापस आ चुकी हैं और वो सीधा डैंजो का सामना करने के लिए तैयार है, तो आगे क्या होगा? क्या डैंजो का बनाया ये टूटा हुआ हथियार अंततः कोनोहा गांव को बचाएगा, या फिर उन सभी मास्टर्स को तबाह कर देगा जिन्होंने उसे सालों तक मैनिपुलेट किया? इस ऑल्टरनेट कैरेक्टर की साइकोलॉजी का हमारा सफर यहीं तक था, जो हमें इस कहानी के डार्क वर्जन को सोचने पर सच में मजबूर कर देता है।